सब लोग उस तरफ जाने लगते हैं। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि जिस पर ये लोग चल रहे हैं उन पत्थरों का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हैंक उन्हें बताता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि किसी बड़े जानवर के अंडे हैं। तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी छिपकली इन पर हमला कर देती है। ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। जैसे ही वो छिपकली इन सबको खाने वाली थी तभी कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इनकी मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि शॉन के दादाजी थे। शॉन अपने दादाजी से मिलकर बहुत खुश होता है। दादाजी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने इस जगह पर रहना सीख लिया है। इसके बाद वो इन सब लोगों को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर ये रहते थे। ये एक बड़ा सा ट्री हाउस था जिस पर रहने खाने पीने की सारी सुविधा इनके दादाजी ने पहले से ही अरेंज कर रखी थी। यहाँ पर वो रेडियो भी था जिस रेडियो से उन्होंने शॉन को मैसेज भेजा था। रेडियो को देखकर कैलन कहते हैं कि क्यों ना हम इस रेडियो से मैसेज भेजकर मदद बुला लें। शॉन के दादाजी कहते हैं कि इस रेडियो से मैसेज भेजने के लिए सैटेलाइट का सही पोजीशन पर आना बहुत जरूरी है और ऐसा 2 हफ्ते बाद होगा। अभी तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करो, कल मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार जगह पर लेकर जाऊंगा। अगले दिन शॉन के दादाजी इन सबको लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि कभी एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर था। इस शहर का नाम अटलांटिस था। हैंक कहता है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन ये शहर तो कई सौ साल पहले ही पानी में डूब चुका था। शॉन के दादाजी बताते हैं कि हाँ जब इस शहर के बारे में लिखा गया था तब ये शहर पानी में डूबा हुआ था, लेकिन ये शहर 70 साल पानी के अंदर रहता है और 70 साल पानी के ऊपर रहता है। दादाजी बताते हैं कि ऐसा समुद्र के नीचे ज्वालामुखी की वजह से होता है जो इसे कभी पानी के ऊपर ढकेलता है तो कभी पानी के नीचे। यहाँ पर हैंक वहाँ मौजूद पानी को टेस्ट करता है और बताता है कि ये पानी तो खारा है। समुद्र का पानी यहाँ आइलैंड के बीच में आना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि ये पानी जमीन के नीचे से आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आइलैंड जल्दी पानी में डूबने वाला है, लेकिन शॉन के दादाजी को हैंक की बात पर विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये आइलैंड लगभग 14 साल बाद डूबने वाला था, लेकिन हैंक भी नेवी में काम करता था इसलिए वो यहाँ के माहौल को देखकर बताता है कि ये आइलैंड 2 से 3 दिन के अंदर डूब जाएगा। अब जिस किताब में इस आइलैंड के बारे में लिखा हुआ था उसी किताब में एक बहुत ही बड़ी सबमरीन यानी कि पनडुब्बी के बारे में भी लिखा हुआ था, जिसकी मदद से तूफान आने पर समुद्र के पानी यानी कि इस आइलैंड से बाहर निकला जा सकता है। हालांकि इस किताब में ये पनडुब्बी कहाँ पर मिलेगी इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं था। इसके बाद शॉन के दादाजी इन सबको कैप्टन नीमो की समाधि के पास ले जाते हैं जिन्होंने उस किताब को लिखा था। वो उन्हें बताते हैं कि ये समाधि कैप्टन नीमो के दोस्तों ने बनवाई है। यहाँ पर कैप्टन नीमो की समाधि के पास उनकी लिखी हुई एक डायरी भी मिलती है जिसे कैलन बाहर ले आती है। उस डायरी को पढ़कर इन्हें पता चलता है कि कैप्टन नीमो इंडिया से थे। उन्होंने इस डायरी में ये भी लिखा हुआ था कि वो पनडुब्बी इस आइलैंड के दूसरी तरफ है जो कि एक ज्वालामुखी की चोटी पर है। अब ये सब उस जगह पर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ते से निकलते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत ही अजीबोगरीब पेड़ मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी चींटियां भी होती है। ये लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। किसी भी तरह इन्हें अपनी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द उस पनडुब्बी तक पहुंचना था। रास्ते में इन्हें एक ज्वालामुखी भी दिखाई देता है जिसके अंदर से लावा की जगह सोना निकलता था। शॉन उस ज्वालामुखी के पास जाना चाहता था, लेकिन हैंक उसे वहाँ जाने से मना करता है। वो कहता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। कैलन भी शॉन को समझाती है कि हमें जल्द से जल्द पनडुब्बी तक पहुंचना होगा और यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसके बाद थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इनके सामने एक बहुत ही बड़ा पहाड़ पड़ता है। अब इन्हें पहाड़ की दूसरी चोटी पर जाना था, इसलिए यहाँ पर शॉन के दादाजी दिमाग लगाते हैं और एक बहुत ही बड़ी मधुमक्खी के ऊपर बैठकर इन लोगों से कहते हैं कि हम इन मधुमक्खियों के ऊपर बैठकर इन मधुमक्खियों की मदद से इस पहाड़ी की दूसरी चोटी तक जाएंगे। इससे हमारा काफी समय भी बच जाएगा। हालांकि ये काफी खतरनाक हो सकता था, लेकिन इसके अलावा इन लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ये सब मधुमक्खियों पर बैठकर पहाड़ी की दूसरी चोटी पर जाना शुरू कर देते हैं। तभी इनके ऊपर बड़े बड़े पक्षी हमला कर देते हैं। 2 पक्षियों को तो हैंक अपनी चालाकी से ठिकाने लगा देता है, वहीं एक बर्ड शॉन और कैलन के भी पीछे पड़ी होती है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से कैलन नीचे गिरने लगती है, लेकिन ऐन मौके पर शॉन उसे बचा लेता है। इसके बाद शॉन एक बर्ड को बड़ी चालाकी से अपने पीछे लगाकर मकड़ी के जाले में फंसा देता है, लेकिन इस चालाकी के चक्कर में वो नीचे गिर जाता है और उसके एक पैर में फ्रैक्चर भी हो जाता है। इसके बाद हैंक उसे उठाकर एक सेफ जगह पर ले आता है और ये सब रात गुजारने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। हैंक शॉन के लिए गाना भी गाता है ताकि उसका ध्यान पेन से डाइवर्ट हो सके। हैंक और शॉन के बीच में अब रिश्ते पहले से काफी अच्छे हो चुके थे। वहीं कैलन के पिता को पता चल जाता है कि शॉन और कैलन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन कैलन कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद शॉन वापस यूएस चला जाएगा, वहाँ वो एक बड़े से कॉलेज में पढ़ेगा, जबकि हम वापस गरीबी में जिएंगे। इसके बाद रात को जब सब सो जाते हैं तब कैलन के फादर वापस उसी ज्वालामुखी के पास सोना लेने के लिए चले जाते हैं ताकि उनके पास भी बहुत सारे पैसे हो, उनकी बेटी भी बड़े कॉलेज में पढ़ सके। सुबह जब इन लोगों की नींद खुलती है तो यहाँ पर कैलन के फादर नहीं थे और अब इस जगह पर भी पानी भर गया था। इसका मतलब ये था कि इनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था, बस कुछ ही घंटों में ये आइलैंड पानी में डूबने वाला था। लेकिन कैलन पहले अपने फादर को ढूंढने के लिए जा रही थी। यहाँ शॉन भी उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन उसके पैरों में चोट लगी हुई थी, इसलिए यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैलन और दादाजी कैलन के फादर को ढूंढने के लिए जाएंगे और शॉन और हैंक पनडुब्बी को ढूंढकर पहाड़ी के किनारे मिलेंगे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद कैलन को उसके फादर मिल जाते हैं। उसके फादर बहुत ही बड़े सोने के पत्थर को उठाकर यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। कैलन उन्हें समझाते हैं कि मुझे आपके अलावा दुनिया की कोई भी दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है। उसके पिता उसकी बात को समझ जाते हैं और ये तीनों उसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हैंक और शॉन पनडुब्बी को लेकर पहुंचने वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ शॉन और हैंक उस बुक में बताई गई जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पनडुब्बी होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर पनडुब्बी नहीं थी क्योंकि पानी का लेवल इनकी उम्मीद से ज्यादा बढ़ने की वजह से पनडुब्बी पानी के अंदर समा गई थी। इसलिए दोनों पानी के अंदर कूद जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी एल फिश जिसके पास हजारों वोल्ट की पावर थी वो इनके ऊपर हमला कर देती है। किसी तरह से बचकर ये लोग पनडुब्बी के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसकर सबसे पहले ये लोग पनडुब्बी के अंदर का पानी बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये दोनों पनडुब्बी का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। जब हैंक इंजन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इंजन को एक बहुत ही तेज इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, यानी कि उसे बिजली का झटका देना होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ पर बिजली कहाँ से मिले। जब हैंक को याद आता है कि बाहर एक ईल फिश थी जिसके जबड़ों में हजारों वोल्ट का करंट होता है। इसके बाद ये लोग इंजन की वायर को एक बहुत ही बड़े लोहे से फिक्स कर देते हैं। हैंक पनडुब्बी के बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो ईल इसे खाने के
के लिए इसकी तरफ बढ़ती है। जैसे वो ईल अपना मुंह खोलती है, हैंक उस लोहे की रोड को उसके मुंह में फेंक देता है और उस मछली के जबड़ों में मौजूद करंट की वजह से पनडुब्बी के इंजन को एक तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है और वो पनडुब्बी स्टार्ट हो जाती है। हैंक मौका देकर फटाफट पनडुब्बी के अंदर आ जाता है। वही हम दूसरी तरफ कैलन और बाकी लोगों को देखते हैं। अब उस जगह पर पानी भर गया था। जिस पहाड़ी पर ये लोग थे वो पहाड़ी भी पानी में डूबने ही वाली थी। ये लोग पानी में कूद जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। इन सबको ऐसा लगता है कि अब इन लोगों का काम खत्म होने वाला है। तभी यहाँ पर हैंक और शॉन उस पनडुब्बी को लेकर आ जाते हैं और इन तीनों को पनडुब्बी के अंदर ले लेते हैं। लेकिन अभी भी इनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पानी के अंदर पहाड़ की चट्टानें टूट टूट कर गिर रही थी। उन्हीं में से एक बड़ी सी चट्टान की पनडुब्बी से टकराने वाली थी। हैंक कैलन के फादर को पनडुब्बी चलाने को कहता है और शॉन से कहता है कि जब मैं कहूँ तब तुम ये बटन दबा देना। इसके बाद शॉन पनडुब्बी के अंदर मिसाइल लॉन्च करता है और शॉन के बटन दबाते ही वो मिसाइल जाकर उस चट्टान से टकराती है और चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इनकी पनडुब्बी सही सलामत वहाँ से बाहर निकल जाती है। ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब ये लोग इस जगह से सही सलामत बाहर निकल रहे थे। कैलन और शॉन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद हम 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं। कैलन के फादर के पास अब उनका वो पुराना हेलीकॉप्टर तो नहीं था, लेकिन अब इनके पास एक बहुत ही बड़ी सी यूनिक पनडुब्बी थी, जिसकी मदद से इनका टूरिस्ट गाइड का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। कैलन भी अब यूएस में रहने लगी थी और आज शॉन का बर्थडे है। उसके मॉम और डैड के अलावा उसके दादाजी भी उसे मिलने आते हैं और उसे गिफ्ट में एक बुक देते हैं जिसका नाम था फ्रॉम अर्थ टू द मून। और उसके दादाजी शॉन से कहते हैं कि अब हमारी फैमिली का अगला एडवेंचर ये जगह होगी। यहीं पर ये मूवी